सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलें। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत की ED के समक्ष हुई पेशी। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी हुआ सुपुर्दे खाक। पूरे राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन, तो वहीं बिहार में होगी नामांकन पत्रों की जांच। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका। पूर्णिया में RJD के खिलाफ कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। नागपुर में नितिन गडकरी ने किया रोड शो, तो वहीं चेन्नई सेंट्रल में DMK और BJP का प्रचार अभियान जोरों पर। और मियामी मास्टर्स के फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पर नजर। क्रोएशिया के डोडिज और अमेरिकी क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा मुकाबला। और खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे PV प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसमें केवल बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिन 4 सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, उसमें सबसे अधिक 22 उम्मीदवार गया सीट पर हैं, जबकि औरंगाबाद में 21, नवादा में 17 और जमुई में 12 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। बिहार में वैसे तो RJD और कांग्रेस महागठबंधन के 2 प्रमुख दल हैं, लेकिन पूर्णिया सीट पर दोनों ही दल आमने सामने दिखाई देंगे। RJD प्रत्याशी भीमा भारती यहां महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। बावजूद इसके अब पप्पू यादव ने भी ताल ठोक दी है, कहा है कि वो कांग्रेस का झंडा लेकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। पप्पू यादव बार बार कहते रह गए
कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं। मगर लालू यादव के आगे कांग्रेस नेतृत्व की एक नहीं चली और भीमा भारती को टिकट मिल गया। अब पप्पू यादव ने कह दिया है कि वो चुनाव तो पूर्णिया से लड़ेंगे। पूर्णिया के बारे में मैंने कहा था, मर जाऊंगा कांग्रेस से अलग नहीं होगा, दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया से अलग नहीं होगा। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी और पूर्णिया की धरती पर कांग्रेस की झंडा को स्थापित करने का संकल्प के साथ पूर्णिया की जनता के बीच जाना। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है और इसी कड़ी में नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। तो तमिलनाडु में जो है चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया, तो वहीं चेन्नई सेंट्रल से भाजपा के उम्मीदवार विनोज पी सेल्वम ने भी चुनाव प्रचार किया। और आपको बता दें कि नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कल इंडी गठबंधन की महारैली होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है। इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता सब जानती है। लेकिन जनता सब जानती है कौन 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, कौन पक्के मकान बनाकर दे रहा है। 4 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए हैं, घर में गैस दी है। जनता की सरकार है, जनता के लिए चल रही है। और पार्टी के अंदर हुई बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के कोलार सीट से उम्मीदवार की घोषणा की है। केवी गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल इस सीट से राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा के दामाद चिक्का पेड्डन्ना को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बगावत गई और विधायकों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। भारी दबाव के चलते मुनियप्पा के दामाद का टिकट कट गया। विद्रोहियों का कहना है कि ये मुनियप्पा की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की जीत है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 राज्यों के कुल 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 3 नाम कर्नाटक के प्रत्याशियों के हैं और राजस्थान से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची के मुताबिक सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दामोदर गुर्जर राजस्थान के राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बेलारी से ई तुकाराम को टिकट दिया है, तो वहीं चामराजनगर से सुनील बोस पर भरोसा जताया है, जबकि चिकबल्लापुर से रक्षा रमैया को मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 2 और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने गांडेय विधानसभा से दिलीप कुमार वर्मा और बागीडोर से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी घोषित किया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान के साथ रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर किसी की भागीदारी दिखी। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
सरायकेला खरसावा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में यह अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। तो आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है। उधर नगर पंचायत में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिलाओं की खूब भागीदारी दिखी। इस दौरान महिलाओं ने छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान थीम को ध्यान में रखकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। नगर पंचायत सरायकेला कार्यालय में हम लोग महिला समितियों को बुलाकर जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति यहाँ भी जितनी भी एसएचजी महिलाएं एसएचजी ग्रुप बना है उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र में शपथ लिए हैं। उसके बाद हम लोग निष्पक्ष और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे। इसी के बारे में जितने महिला वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। आज हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है, जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 69% मतदान हुआ था। प्रशासन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए और इसी को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर असंतोष के सुर सुनाई पड़ने शुरू हो गए हैं। चुनाव में नेता वादों और मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से बड़ा मुद्दा ईवीएम ही बन गई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ईवीएम के विकल्प ढूंढने में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम का दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति है। अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़े तो ईवीएम गलत हो जाता है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। जनता के सामने मुद्दों के साथ चुनाव में जाने के बजाय कांग्रेस अजीब हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक सीट पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने की अपील की। तर्क ये कि अगर एक सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक होगी तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना होगा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीर सागर ने कहा कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर कोई नियम नहीं बना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज़ है, तो उस पर शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छे कामों के लिए राजनीति करनी चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
उधर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर ईवीएम को लेकर इस तरह दुष्प्रचार और बेतुके बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मानसिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। अयोध्यायाम् आयोजिता जाता अद्वितीया अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा। वेद तो विज्ञान के अर्थ नहीं है, और वेदों की तो शुरुआत ही विज्ञान से होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से इस मामले में पूछताछ कर रही है। कैलाश गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था। और राजस्थान आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। सरदार पटेल के प्रयासों से 22 रियासतों के विलय के बाद ये संभव हो पाया था। राजस्थान का इतिहास काफी प्राचीन है और प्रसिद्ध है। ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और बात करें मौसम की, तो देश के मैदानी राज्यों में जहां धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में अब भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग के अटल टनल में यहाँ जो ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। और आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये होली के 5वें दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। रंग पंचमी के दिन हवा में अबीर और गुलाल उड़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन वातावरण में उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति के सात्विक गुणों में अभिवृद्धि होती है। इसलिए इस दिन शरीर पर रंग न लगाकर वातावरण में रंग बिखेरा जाता है। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई। और आगामी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के बारे में आइए विस्तृत तौर पर जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग KYC को अपडेट नहीं करवाते हैं तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगा। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा।
NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। SBI क्रेडिट कार्ड। जिन यूजर्स के पास SBI क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा, तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहा है बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। न्यू टैक्स रेजिम। अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रेजिम का सिलेक्शन नहीं किया है तो उनके पास कुछ दिन का समय और बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा। तो जल्द ही निपटा लें ये काम। और चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मेक्सिको की सीमा से अमेरिका के टेक्सास शहर में होने वाला अवैध प्रवेश अमेरिकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। गुड फ्राइडे के अवसर पर एक बार फिर काफी संख्या में मैक्सिकन नागरिकों ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने रोक दिया। ये हालात तब है जब अमेरिकी सरकार ने इस तरह के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कानून भी बनाया है, जिसे SB 4 कानून के नाम दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत अमेरिका में अवैध प्रवेश को अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने पर 20 साल तक जेल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि बाइडेन प्रशासन के इस कानून पर विवाद उत्पन्न हो गया है और अभी न्यायालय में ये विचाराधीन है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान गैमन का कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। साथ ही साथ 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चक्रवात गैमन से आई बाढ़ ने व्यापक रूप से क्षति पहुंचाई है। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। और हैती में हिंसा के कारण वहां की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा है, जिससे वहां की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। 1 महीने पहले भारी हथियारों से लैस गिरोहों द्वारा हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस पर हमला किए जाने के बाद वहां के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सड़कों पर अपराधियों का दबदबा बना हुआ है। हैती में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन असामान्य स्थिति के कारण वहां का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। खबर खेल की। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ आज मियामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिज और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेडिसिक की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सेल ग्रानोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबलोस की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही।
और इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स से होगी। इस मैच में लखनऊ टीम की कोशिश हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की होगी। एलएसजी को चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में 20 रन से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 1 मैच में जीत हासिल हुई है। आज खेले जाने वाले मैच में पंजाब की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।